हेलो बच्चों, तो हम आज अपनी सैम्पलिंग का नया टॉपिक लेने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो करा चुका हूँ कि हमारा सेकंड वीडियो है सैम्पलिंग का। हम आपको एक संगणक का पूरा स्टैट्स, इको और मैथ करवाएंगे जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सैम्पलिंग का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। हम आपको सैम्पलिंग पूरी करवाएंगे, ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको। तो देखिए, अब पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था तो पॉपुलेशन, एक पढ़ाया था मैंने आपको सैंपल, एक पढ़ाया था मैंने आपको सैम्पलिंग, और एक बताया था मैंने आपको मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। अगर जिसने वो वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो देख लेना। देखो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि सैम्पलिंग चैप्टर ऐसा है, अगर आप इसको शुरू से पढ़ रहे हो ना, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हो शुरू से, तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आप बीच में से पढ़ रहे हो ना कुछ भी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान के चलो, आपने सीधा क्या पढ़ लिया, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, आपने क्या पढ़ ली, सैम्पलिंग की विधियाँ पढ़ ली, उससे पहले आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो भी क्या हो जाएगा, आपके कन्फ्यूजन दिमाग में रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सारी वीडियो देखनी है और शुरू से देखना है ताकि दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन के बारे में, सैंपल के बारे में, सैम्पलिंग के बारे में, और मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग कि सैम्पलिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। मैंने उसका आपको चार्ट बनवाया था कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। हम क्या करेंगे, हम आज उसकी डिटेल से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे कि रैंडम मेथड क्या होता है, नॉन रैंडम में क्या होता है, ठीक है ना, सिस्टमेटिक क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मेथड्स पे जाने से पहले मुझे एक छोटा सा टॉपिक और करवाना आपको, ठीक है। और वो टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक ये है कि किन किन केसेस में आपको सैंपल निकालना पड़ेगा। वो कौन कौन से सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर सकते, पूरे के पूरे समग्र को अध्ययन नहीं कर सकते, जहाँ पे आपको सैंपल निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो, दो चीज़ें होती हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। एक तो होता है हमारे पास पॉपुलेशन और एक होता है सैंपल, ठीक है। जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं ना, पूरे के पूरे पॉपुलेशन की, उस मेथड को हम बोलते हैं सेंसस मेथड। क्या बोलते हैं, सेंसस। सेंसस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेंसस को हिंदी में बोलते हैं संगणना। क्या बोलते हैं, संगणना। सेंसस का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं कंप्लीट एनुमरेशन। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एनुमरेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण गणना। क्या बोलते हैं, पूर्ण गणना। तो जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, सभी पूरे के पूरे समग्र का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं सेंसस मेथड, हिंदी में संगणना, या इसको बोलते हैं कंप्लीट एनुमरेशन, पूर्ण गणना। जब हम पॉपुलेशन में से कुछ डेटा निकालते हैं, कुछ सैंपल निकालते हैं और सैंपल की स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैंपल सर्वे। क्या बोलते हैं, सैंपल सर्वे, यानी कि प्रतिदर्श सर्वे। क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श सर्वे। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज बताइए कॉमन सेंस लगा करके, क्या हम सभी केसेस में पूरे के पूरे पॉपुलेशन की स्टडी कर सकते हैं क्या? नहीं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको सैंपल निकालना ही पड़ता है और उस सैंपल के बेसिस पे समग्र का अध्ययन करना पड़ता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको समग्र सैंपल निकालना पड़ेगा और कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको पूरे के पूरे समग्र का अध्ययन करना पड़ेगा, पूरे के पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन करना पड़ेगा। तो टाइम बचाने के लिए मैंने क्या काम किया है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पहले ही लिख लिए हैं कि किन किन केसेस में आपको सैंपल निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए, पहला कौन सा है, पहला हमारे पास है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिचुएशन व्हेन सैंपल इज रिक्वायर्ड। वो परिस्थिति जहाँ पे आपको सैंपल निकालना ही पड़ेगा। तो पहला कौन सा बताइए, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट का मतलब जानते हो, अनंत, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। एक चीज़ बताइए, जब पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो बताइए मुझे उस केस में आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपके पास पॉपुलेशन है ही नहीं, आप काउंट ही नहीं कर सकते, आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट है ना, तो वहाँ पे आपको सैंपल निकालना ही पड़ेगा। तो पहला केस कौन सा हो गया, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। दूसरा क्या बताइए, होमोजीनियस पॉपुलेशन। जब सारी की सारी इकाई क्या होती है, होमोजीनियस, मतलब सजाती है, हिंदी में क्या बोलती है, सजाती है।
दो तरह के क्या होते हैं पॉपुलेशन होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, होमोजीनियस की। इसका मतलब क्या, सजाती है। जब सारी की सारी इकाइयाँ क्या हैं, सेम टू सेम, टू कॉपी, एक जैसी हैं, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, सैंपल निकालना पड़ता है। हम सैंपल के थ्रू पॉपुलेशन का पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारी बॉडी में खून है, हमको खून की जांच करनी है, तो पूरी बॉडी में जो खून है वो एक जैसा है या फिर अलग अलग है, एक जैसा है ना। अब सारा खून तो आप निकाल नहीं सकते, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं, हम थोड़ा सा सैंपल निकालते हैं, और थोड़े से खून से हम क्या करते हैं, पूरी के पूरी जो खून होता है ना उसके बारे में पता करते हैं। क्योंकि जो खून है ना पूरा का पूरा वो कैसा है, होमोजीनियस है, समान है, बिल्कुल सजाती है। तो जब पॉपुलेशन होमोजीनियस होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, सैंपल निकालते हैं। तीसरा कौन सा है, एरिया ऑफ सर्वे इज वाइड। जब क्या होता है, सर्वे का जो एरिया है ना, क्षेत्र, वो बड़ा है, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है जब एरिया बड़ा है तो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूरे के पूरा जो इंडिया है ना, जितने भी टीचर्स हैं इंडिया में, उन सब की राय लेनी है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे सभी टीचर्स की क्या लेनी है, आपको राय लेनी है पूरे के पूरे इंडिया के टीचर्स की। क्या ये पॉसिबल है इंडिया के सभी टीचर्स तक पहुंच पाना? नहीं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सैंपल निकालेंगे। समझ गए, इस तरीके से। तो जब एरिया क्या होता है, सर्वे का बड़ा होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, सैंपल निकालते हैं। ठीक है। अगला कौन सा, लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी है। अब टाइम ही नहीं आपके पास कि आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन कर सको, पूरे के पूरे समग्र का अध्ययन कर सको, तब क्या करोगे आप, सैंपल निकालोगे। अगला क्या है, लैक ऑफ मनी, आपके पास पैसा ही नहीं है। अब आपके पास पैसा ही नहीं है कि आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन कर सको, उसकी स्टडी कर सको, तो भी क्या करोगे आप, उस केस में सैंपल निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है। लैक ऑफ मैन पावर, अगला कौन सा है, लैक ऑफ मैन पावर। मैन पावर ही नहीं है आपके पास, लोग ही नहीं है काम करने के लिए, ट्रेन वर्कर नहीं है, तो भी क्या करोगे आप, तो भी आपको सैंपल निकालना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्या बताइए, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन आया हुआ है ना। कैसे, देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने, व्हेन द आइटम और यूनिट डिस्ट्रॉयड अंडर इन्वेस्टिगेशन। देखो इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रॉयड का मतलब खत्म हो जाती हैं। देखो कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन करें ना, पूरे के पूरे समग्र का अध्ययन करें, है ना, तो उस केस में क्या होता है, हमारी जितनी भी इकाइयाँ होती हैं ना, वो क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो उस केस में हमको सैंपल निकालना ही पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भाई एक चीज़ बताइए, मैं आपको बोलूँ हमने कोई बंदूक बनाई है, हमने 100 बंदूकें बनाई हैं। अब वो 100 बंदूकें सही से चल रही हैं, सही से काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, हम उसको चेक कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप सारी की सारी बंदूकें चेक करोगे क्या, चला कर देखोगे क्या? नहीं। ऐसा करने से क्या होगा, वो सारी की सारी बंदूकें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। तो उस केस में हम क्या नहीं कर सकते, सभी बंदूकों को चेक नहीं कर सकते। और एग्जांपल ले लीजिए, हमने मान के चलो कि हमने 100 बम बनाए, क्या बनाए, बम, परमाणु बम बनाए। हमको चेक करना है कि बम सही है क्या। हमने क्या किए, सारे के सारे बम चेक कर लिए, तो वो तो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना। उस केस में हमारे पास बचा ही क्या फिर। तो इसका मतलब क्या है, हम उस केस में पूरे के पूरे समग्र का अध्ययन नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको वहाँ पे कुछ सैंपल निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो, वहाँ पे हमको कुछ सैंपल निकालना ही क्या पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास सारी की सारी जो इकाइयाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मिठाई का एग्जाम्पल ले लो। अब मिठाई को आपको चेक करना है, ऐसा थोड़ा ना कि आप पूरी की पूरी मिठाई खा जाओगे चेक करने के लिए, आप थोड़ा सैंपल चेक करोगे ना, अदरवाइज आप पूरी मिठाई खा गए तो मिठाई क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, किसी को मिलेगी नहीं। तो कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन को अध्ययन कर ही नहीं सकते। अगर आप पूरे के पूरे समग्र का अध्ययन करते हो ना, तो सारी की सारी इकाइयाँ क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सैंपल निकालना ही पड़ता है हमको। हम क्या करते हैं, सैंपल निकालते हैं, उस सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन के बारे में पता करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन आपको दे देगा, व्हेन द आइटम और यूनिट डिस्ट्रॉय अंडर इन्वेस्टिगेशन। आपको एक क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछेगा कि इस केस में कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो बताइए कौन सा मेथड यूज करते हैं। इस केस में हम सेंसस मेथड यूज करेंगे या फिर सैंपल मेथड यूज करेंगे।
भाई सेंसस मेथड किसका होता है? पॉपुलेशन का। तो इसमें हम पॉपुलेशन तो यूज़ नहीं कर सकते, हम कौन सा यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे सैंपल मेथड। यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में लिखा हुआ आएगा, जब सारी इकाइयाँ ख़त्म हो जाती है, जब सारी इकाइयों को चेक करने से सारी की सारी इकाइयाँ क्या हो जाती हैं? ख़त्म हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? पॉपुलेशन या सैंपल? सैंपल। समझ गए? इस तरीके से। तो ये क्या होता है हमारे पास? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देख लीजिए। भाई क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? जैसे मैं आपको बोलूँ कि जब मनी कम है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो कौन सा मेथड अप्लाई करोगे आप? पॉपुलेशन का अध्ययन करोगे या फिर सैंपल का? किसका करोगे? सैंपल का। मैन पावर नहीं है, मैन पावर कम है, किसका अध्ययन करोगे? सैंपल का। आपको सैंपल निकालना पड़ेगा। आपको बोल देगा जब पॉपुलेशन इन्फानाइट है, तो उस केस में हमको पॉपुलेशन का अध्ययन करना पड़ेगा या फिर सैंपल का? सैंपल का करना पड़ेगा। ठीक है। आपको क्वेश्चन ये दे देगा कि किस किस केस में आपको सैंपल का अध्ययन करना पड़ेगा, सैंपल निकालना ही पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा इन्फानाइट पॉपुलेशन, दूसरा दे देगा होमोजीनियस पॉपुलेशन, तीसरा दे देगा एरिया ऑफ सर्वे इज वाइड, फोर्थ दे देगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो वहाँ पे आपको क्या टिक करना है? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि आपको सैंपल इन्फानाइट पॉपुलेशन के समय भी निकालना पड़ता है, इसमें भी निकालना पड़ेगा, इसमें भी निकालना पड़ेगा और इसमें भी निकालना पड़ेगा। तीनों ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा? आपको सैंपल निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है? क्वेश्चन बनता है। ये हमारा क्या हो गया कि हमको कब कब सैंपल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगला टॉपिक क्या है कि किस केस में आपको पूरे के पूरे समग्र का अध्ययन करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कुछ सैंपल निकाल लिया, उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो? समग्र का अध्ययन कर रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब ऐसा कौन कौन से केसेस हैं, तो उसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई मैंने आपसे ये बोला कि मेरे पास जयपुर सिटी है, मान के चलो ये जयपुर है और जयपुर की पॉपुलेशन है 10 लाख। कितनी है बताइए? जयपुर की पॉपुलेशन है 10 लाख। तो मुझे अच्छा गवर्नमेंट ये चाहती है, जयपुर की गवर्नमेंट ये चाहती है, जयपुर की सरकार ये चाहती है कि जयपुर में जितने भी गरीब लोग हैं ना, उसका पता लगाया जाए। उसको पता करना है कि जयपुर में कितने लोग गरीब हैं, मतलब कितने लोग बीपीएल से नीचे आते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। तो उनको पता करना है कि कितने लोग गरीब हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, कॉमन सेंस लगा करके, सरकार को पूरे के पूरे 10 लाख लोगों से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे या फिर सरकार 2 लाख लोगों का सैंपल लेकर के उससे क्वेश्चन पूछे? बताइए इस वाले केस में मुझे बताइए, क्या इस केस में क्या करना पड़ेगा? 10 लाख लोगों से सवाल पूछना पड़ेगा या 10 लाख में से कुछ सैंपल निकाल करके उनसे सवाल पूछना सही रहेगा? एक चीज बताइए, आप सैंपल के थ्रू ये पता कर सकते हो कि कितने लोग जयपुर में गरीब हैं? क्या 2 लाख लोगों से सवाल पूछ करके क्या आप ये पता कर सकते हो क्या कि जयपुर में कितने लोग गरीब हैं? नहीं। आपने 8 लाख लोगों से तो सवाल पूछा ही नहीं, आपने सवाल कितने से पूछा? केवल 2 लाख लोगों से। तो इसका मतलब आपको कितने लोग गरीब हैं उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो आपको पूरे के पूरे पॉपुलेशन से क्या करना पड़ेगा? सवाल पूछना पड़ेगा। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, हिंट दिया है कि किन किन केसेस में, किस केस में आपको पूरे के पूरे समग्र का अध्ययन करना पड़ेगा, जहाँ पे आप सैंपल को नहीं सेलेक्ट कर सकते। ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि कब पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है और कब सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। अब हम क्या करेंगे? मेथड्स को हम पढ़ेंगे डिटेल से कि रैंडम क्या होता है, नॉन रैंडम क्या होता है, फिर रैंडम के जितने भी मेथड्स होते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, ठीक है ना, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सबको हम क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, मेरिट हो डिमेरिट हो, सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसका मीनिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। ओके। हाँ तो दोस्तों, अपना जो अगला टॉपिक है सैम्पलिंग का, वो कौन सा है? वो है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। इससे पहले मैं आपको करवा चुका हूँ कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है, कब कब सैंपल रिक्वायर्ड होता है, ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ। अब अगला है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बताया था आपको कि सैम्पलिंग के 2 मेथड होते हैं। पहला होता है रैंडम और नॉन रैंडम। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी, एक ही बात है।
इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, रैंडम को बोल दो हिंदी में दैव या फिर यादृच्छिक, और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। नॉन रैंडम को क्या बोलते हैं, गैर दैव या फिर गैर यादृच्छिक, ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं गैर प्रायिकता, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि रैंडम मेथड क्या होता है और नॉन रैंडम मेथड क्या होता है। देखिए, रैंडम मेथड वो होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर को पता नहीं होता कि कौन सी यूनिट सैंपल में सेलेक्ट होगी, मतलब वो जो भी यूनिट सेलेक्ट करता है ना सैंपल में, वो क्या होती है, वो रैंडमली सेलेक्ट करता है। नॉन रैंडम मेथड क्या होता है, जिसमें इन्वेस्टिगेटर को पता होता है कि वो कौन सी यूनिट सेलेक्ट कर रहा है, सैंपल में कौन सी यूनिट सेलेक्ट होगी, वो अपनी इच्छा से क्या करता है, सेलेक्ट करता है। अब मैं इसी चीज़ को एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मेरे पास एक 20 का पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है जिसमें 20 इकाइयाँ हैं, ठीक है ना। मुझे इसमें से क्या करना है, मुझे इसमें से 5 का सैंपल निकालना है, 5 का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बॉक्स में 20 तरह की पर्ची ले ली, अलग अलग। क्या ले लिया मैंने 20 अलग अलग कलर की मैंने पर्ची ले ली, अलग अलग रंगों की पर्ची मैंने ले ली। मैंने उसको बॉक्स में डाल दिया, काली कलर की, पीली कलर की, हरे कलर की, वाइट कलर की। तो सबका कलर क्या है बताइए, अलग अलग है। मुझे इसमें से क्या करना है, 5 का सैंपल निकालना है उन 20 पर्चियों में से बॉक्स में, ठीक है। अब एक तरीका तो क्या है, पहला तरीका सुनिए। मैंने क्या कर ली, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने क्या किया, मैं बॉक्स में से एक पर्ची निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक बॉक्स में से एक पर्ची निकाली। तो मुझे ये बताइए, मैं बॉक्स में से जो पर्ची निकाल रहा हूँ, क्या मुझे पता है कि कौन सी पर्ची निकलेगी, काली निकलेगी, पीली निकलेगी, हरी निकलेगी? नहीं पता ना, कोई सी भी निकल सकती है ना, क्योंकि मेरी आंखें क्या है बताइए, बंद है। तो जब मैं आंखें बंद करके पर्ची निकाल रहा हूँ ना, तो मुझे उस केस में मुझे पता नहीं है कौन सी पर्ची निकलेगी। 20 में से कोई सी भी पर्ची निकल सकती है, लेकिन मुझे पता नहीं है कौन सी निकलेगी। इस मेथड को हम बोलते हैं रैंडम, कि रैंडमली कोई भी पर्ची निकल के आ रही है, मुझे पता नहीं है उसके बारे में कौन सी निकलेगी। तो ये होता है रैंडम मेथड। अब दूसरा केस लेते हैं। अब मान के चलो कि अब की बार मैंने क्या किया, मेरी आंखें खोल ली, मैं आंखें खोल करके क्या निकाल रहा हूँ, पर्ची निकाल रहा हूँ, और मुझे पीले कलर की पर्ची निकालनी है। मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे सैंपल में क्या चाहिए, पीले कलर की पर्ची चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, मुझे पीले कलर की पर्ची दिख रही है साफ साफ बॉक्स में, मैं क्या करूँगा, मैं पीले कलर की पर्ची निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे वो दिख रही है और मैं उसी को निकाल लूँगा। तो एक चीज़ बताइए, क्या मुझे पीले कलर की पर्ची दिखाई दे रही है, और मेरे मन में क्या है बताइए, मेरे माइंड में भी यही है कि मुझे वही पर्ची निकालनी है पीले कलर की, वो निकल जाएगी। तो इसको बोलते हैं नॉन रैंडम। मुझे साफ साफ पता है कि कौन सी पर्ची निकलेगी, जो मैं निकालना चाहता हूँ ना वही पर्ची निकलेगी। मैं पीले कलर की पर्ची निकालना चाहता हूँ, तो पर्ची भी कौन सी निकलेगी, पीले कलर की। इसको हम बोलते हैं नॉन रैंडम। तो मैंने देखो पहली लाइन वही लिखी है, रैंडम में क्या लिखा है कि इन्वेस्टिगेटर को नहीं पता कौन सी यूनिट सेलेक्ट होगी, क्योंकि वो निकलती है रैंडमली, वो आंखें बंद करके निकाल रहा है, ठीक है। जैसे लॉटरी मेथड होता है ना, अब लॉटरी मेथड करते हो, लॉटरी पता थोड़ी ना होता है कि किसकी लॉटरी लगेगी, समझ गए। नॉन रैंडम का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर को पता होता है कि कौन सी यूनिट सैंपल में सेलेक्ट होगी, वो जानबूझ के निकालता है, उसको पता होता है पहले से ही, समझ गए। वो उस व्यक्ति की इच्छा पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टिगेटर की। तो यहाँ पे मैंने वही लाइन लिखी है, ठीक है। सेकंड मैंने क्या लिखा पॉइंट यहाँ पे बताइए, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रायिकता इक्वल होती है, किसमें, रैंडम मेथड में। नॉन रैंडम में क्या होता है, प्रत्येक यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रायिकता इक्वल नहीं होती। देखिए जो रैंडम मेथड होता है ना, उसमें क्या होती है, प्रत्येक यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रायिकता इक्वल होती है। मैं उसी एग्जांपल को ले रहा हूँ, पर्ची वाला। एक चीज़ बताइए, बॉक्स में 20 पर्ची हैं अलग अलग कलर की, मैं आंखें बंद करके पर्ची निकाल रहा हूँ। मुझे बताइए, मैं जो पर्ची निकाल रहा हूँ वो पीली भी हो सकती है, वो लाल भी हो सकती है, वो कोई सी भी पर्ची निकल सकती है, और जो पर्ची निकलने के चांसेस क्या रहेंगे, सबके इक्वल रहेंगे ना भाई। अगर पीली पर्ची निकलने के चांसेस 1/20 हैं, मान के चलो 20 पर्चियाँ हैं, और पीली पर्ची निकलने के चांसेस क्या हैं, 1/20, तो लाल पर्ची निकलने के चांसेस भी क्या रहेंगे, 1/20। मतलब रैंडम मेथड में क्या होता है कि सभी के निकलने के चांसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कोई सी भी पर्ची निकल सकती हैं, क्योंकि वो मेरी इच्छा पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा हूँ, मैं रैंडमली निकाल रहा हूँ। तो रैंडमली तो कोई सी भी निकल सकती हैं, और सबके चांसेस क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक यूनिट के चांसेस क्या होते हैं, प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी, चांसेस,
वो क्या होती है, इक्वल होती है। सेकंड पॉइंट, नॉन रैंडम में क्या होता है, प्रत्येक यूनिट के चांसेस क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते। भाई एक चीज़ बताइए, वो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, भाई बॉक्स में 20 पर्चियाँ हैं, मैं आंखें खोल करके पर्ची निकाल रहा हूँ और मुझे पीली पर्ची चाहिए, है ना, तो मैं पीली पर्ची निकाल लूँगा क्योंकि मुझे पीली पर्ची साफ साफ दिखाई दे रही है। तो चीज़ बताइए, पीली पर्ची निकलने के चांसेस कितने हैं, 100%, और बाकी पर्ची निकलने के चांसेस कितने हैं, 0, क्योंकि मुझे पीली पर्ची चाहिए, मेरी इच्छा क्या है, पीली पर्ची निकालने की, तो मैं पीली पर्ची निकाल लूँगा। इसका मतलब ये है कि पीली पर्ची निकलेगी, डेफिनेटली निकलेगी, उसके चांसेस क्या है, 100%, लेकिन बाकी पर्ची निकलने के चांसेस क्या है, 0। समझ गए? तो बताइए इस वाले मेथड में क्या हो रहा है, सभी यूनिट के निकलने के चांसेस, सभी इकाइयों के निकलने के चांसेस बराबर है क्या, नहीं, किसी के 100% है, किसी के 0 है, किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या नहीं होती, प्रायिकता बराबर नहीं होती। तीसरा क्या बताइए, प्रायिकता पहले से पता होती है। देखिए मैंने क्या बोला कि रैंडम में यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रायिकता बराबर होती है, ये तो मैंने आपको बोला, बराबर तो होती है, लेकिन हमको पहले से पता भी होती है कि कितनी होगी, हमको पहले से पता भी होती है कि इस मेथड में यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रायिकता कितनी होगी। जैसे मैंने आपको बोला भाई एक बॉक्स में 20 पर्ची हैं अलग अलग कलर की, मैं पीली पर्ची निकाल रहा हूँ, तो पीली पर्ची निकलने की प्रायिकता क्या होगी, अगर मैं आंखें बंद करके निकाल रहा हूँ तो, रैंडमली निकाल रहा हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/20। क्या होगी, 1/20, क्योंकि एक पर्ची निकाल रहा हूँ पीले कलर की, टोटल कितनी है, 20, तो 1/20, है ना। ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे रैंडम मेथड में एक पर्ची निकलने के चांसेस क्या होते हैं, 1/n। एक यूनिट सेलेक्ट होने के चांसेस क्या होते हैं, 1/N। कैपिटल एन कितने हैं, अपने वाले एग्जाम्पल में जो कैपिटल एन है वो कितना है, 20 20 पर्चियाँ हैं ना, एक पर्ची निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/20। तो एक यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/20। अच्छा ये मेरे को पहले से पता है क्योंकि 20 पर्ची हैं, ये तो मुझे पता ही है ना, और एक पर्ची निकलने के चांसेस क्या हो गए, 1/n यानी कि 1/20, है ना। और सबकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, बराबर, चाहे पीली पर्ची की भी 1/20 होगी, हरी की भी कितनी होगी, 1/20, लाल की भी कितनी होगी, 1/20। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रत्येक यूनिट के चांसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और प्रत्येक की प्रायिकता हमको क्या होती है, पहले से पता भी होती है रैंडम में। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होती, हमको नॉन रैंडम में यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रायिकता पता नहीं होती कि किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो इस चक्कर में हमको पता नहीं होती कि किसकी कितनी होगी। समझ गए यहाँ पे? तो रैंडम में हमको प्रोबेबिलिटी पहले से पता होती है, नॉन रैंडम की हमको पता नहीं होती। फोर्थ क्या बताइए, अनबायस्ड। ये जो मेथड होता है ना आपका रैंडम, ये क्या होता है, अनबायस्ड होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी पक्षपात नहीं होता। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है, भेदभाव नहीं होता, पक्षपात नहीं होता, सभी के साथ क्या होता है, इक्वल व्यवहार होता है, बराबर व्यवहार होता है। ठीक है, एक चीज़ बताइए, बॉक्स में 20 पर्ची हैं, मैं आंखें बंद करके पर्ची निकाल रहा हूँ, है ना, तो पर्ची कोई सी भी निकल सकती है, पर्ची कोई सी भी निकल सकती है ना, मैं किसी के साथ ऐसा तो नहीं कर रहा ना, पक्षपात तो नहीं कर रहा ना, मैं जानबूझ के कोई पर्ची नहीं निकाल रहा, मेरी आंखें बंद है, कोई सी भी पर्ची निकल सकती है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है। तो रैंडम मेथड में कोई भी भेदभाव नहीं होता। पर्ची कैसे सेलेक्ट होती है, रैंडमली, अपने आप ही, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। जबकि यहाँ पे क्या होता है, नॉन रैंडम में भेदभाव होता है। इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से जानबूझ के क्या करता है, यूनिट को, इकाई को सैंपल में सेलेक्ट करता है, उसे जो यूनिट सैंपल में चाहिए ना, वो वही इकाई सैंपल में निकालता है। तो यहाँ पे क्या जाता है बताइए, यहाँ पे सिलेक्शन व्यक्ति की इच्छा पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टिगेटर की इच्छा पे डिपेंड करता है, इसलिए क्या आता है यहाँ पे, बायसनेस, पक्षपात आ जाता है, भेदभाव आ जाता है। अगला पॉइंट देखिए, 5वां, रैंडम मेथड में किसी भी यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, 0। ये क्या होती है, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। भाई एक चीज बताइए, मैंने बताया था अभी आपको, प्रत्येक यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रैंडम में इक्वल होती है ना। अब मान के चलो, एक बार मान के चलो आप कि हरी पर्ची के निकलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, तो लाल की भी क्या होगी, 0, पीली की भी क्या होगी, 0, सभी पर्ची की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर तो 0 ही होगी, क्योंकि सभी पर्ची की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सभी यूनिट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है ना, तो सभी की क्या हो जाएगी, फिर एक की 0, बाकी सबकी भी 0। ऐसा हो सकता है क्या, सबकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए,
नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, ज़ीरो नहीं हो सकती, किसी भी यूनिट की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं हो सकती। और मैंने आपको बताया भी था कि रैंडम मेथड में जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी यूनिट के सेलेक्ट होने की, वो कितनी होती है, 1/N। किसी भी यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी यही होती है, चाहे कोई सी भी यूनिट सेलेक्ट कर लो। तो बताइए इसका आंसर जीरो आएगा क्या, 1/N का। एन यहाँ पे क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, तो इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है, रैंडम मेथड में किसी भी यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, क्या नॉन रैंडम में किसी यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। एक चीज बताइए, मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 20 पर्ची हैं बॉक्स में और मुझे पीली पर्ची चाहिए, मेरी इच्छा क्या है, पीली पर्ची निकले। तो पीली पर्ची मैंने निकाल ली, तो मुझे पता है पीली पर्ची निकलेगी क्योंकि वो मैं जानबूझ के निकाल रहा हूँ। तो पीली पर्ची निकलने के चांसेस क्या हो गए, 100%। अच्छा, मैंने क्या सोचा कि एक बॉक्स में नीली पर्ची है, कौन सी पर्ची है, नीली, वो नीली पर्ची नहीं निकलनी चाहिए। तो मुझे बताइए क्या मैं नीली पर्ची सैंपल में निकालूंगा क्या, नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा क्या है, पीली पर्ची निकले, नीली पर्ची नहीं निकले। तो नीली पर्ची के निकलने के चांसेस क्या हो गए, 0, और पीली पर्ची निकलने के चांसेस क्या हो गए, 100%। इसका मतलब क्या है कि जो सैंपल उसको नहीं चाहिए, जो यूनिट इन्वेस्टिगेटर को नहीं चाहिए ना, वो सैंपल में सेलेक्ट नहीं करेगा, तो उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है नॉन रैंडम में। तो ये क्या बन गया बताइए, मेरे पास ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स का मतलब ये है कि ये 5 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को क्या कर देगा, वो क्वेश्चन बना करके एग्जाम में दे देगा आपको। अब कैसे दे देगा, मान के चलो, मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको ये बोला कि कौन सा मेथड है जिसमें इन्वेस्टिगेटर को पहले से ही पता होता है कि कौन सी यूनिट सेलेक्ट होगी। तो किस में पता होता है, नॉन रैंडम में, यानी कि गैर दैव में, ठीक है। मैंने बोला कि कौन सा मेथड है जिसमें प्रत्येक यूनिट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बराबर होती है। तो किस में होती है बराबर, रैंडम में। मैंने आपको बोला कि वो कौन सा मेथड है जिसमें हमको प्रोबेबिलिटी पहले से ही पता होती है। तो बताइए पहले से किस में पता होती है, रैंडम में। किस में पता नहीं होती है पहले से ही, नॉन रैंडम में। वो कौन सा मेथड है जिसमें पक्षपात होता है, बायसनेस होती है, भेदभाव होता है। तो बताइए कौन सा होता है, नॉन रैंडम, ठीक है। वो कौन सा मेथड है जिसमें प्रोबेबिलिटी कभी 0 नहीं हो सकती। तो कौन सा मेथड है, रैंडम मेथड। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि रैंडम के फीचर कौन कौन से हैं, रैंडम के फीचर कौन कौन से हैं, ऑप्शन दे देगा कि उसमें प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, पहले से पता होती है, और अनबायसनेस होती है, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो वहाँ पे क्या टिक करना आपको, वहाँ पे टिक करना आपको ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि रैंडम के सारे फीचर्स हैं, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी इक्वल भी होती है, पहले से पता भी होती है, और वहाँ पे क्या नहीं होता, कोई भी भेदभाव नहीं होता, अनबायसनेस होता है। समझ गए। तो इस तरह से क्या बनते हैं, मेरे पास ये क्वेश्चंस बनते हैं रैंडम और नॉन रैंडम के। तो ये क्या हो चुके हैं, रैंडम और नॉन रैंडम का डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे इसमें रैंडम के बारे में। भाई मैंने आपको रैंडम में 2 मेथड लिखवाए थे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रेस्ट्रिक्टेड में मैंने आपको लिखवाए थे 4 मेथड, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, और आपका क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। वो सब हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान रखना, रैंडम मेथड आपके सिलेबस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें काफ़ी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब करेंगे अपन उसको, ठीक है।